हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एनएक्स सॉफ्टवेयर के अंदर मोल्ड के पार्ट यानी गाइड बूस को कैसे क्रिएट करते हैं। उस गाइड बूस को क्रिएट करते समय आपको दो तीन ऐसे कमांड्स सीखने को मिलेंगे जो कि एडवांस लेवल के हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और मैं इसमें एक और सीक्रेट शेयर करूंगा जो कि डिज़ाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा, वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्केच ले लेता हूँ। स्केच पर जाके लेफ्ट क्लिक करते ही हमारे सामने स्केच का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ से हम कोई प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये चेंज हो रहा है। हाँ देखिए, ये चेंज हो गया और ओके कर देंगे। नहीं तो हम डायरेक्ट भी स्केच कमांड को लेफ्ट क्लिक करके खोलने के बाद अगर ओके कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपना वो प्लेन सेलेक्ट कर लेता है। फिर हम इसी प्लेन पे हम स्केच क्रिएट करते हैं। तो आपको मैं पहले एक प्रोफाइल और रेक्टेंगल और लाइन कमांड के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें से कमांड मतलब डायरेक्ट स्केच के अंदर के भी कुछ कमांड्स को शेयर करना बहुत ही मैं इम्पोर्टेंस समझता हूँ, क्योंकि स्केच क्रिएट किए बिना आपने किसी भी 3D मॉडल को क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इसमें मैं एक सर्कल के बारे में बात करूँगा और इस सर्कल के माध्यम से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि होगा मोल्ड का पार्ट, गाइड बूस, जिसे गाइड बूस सेट के नाम से जाना जाता है। वो मोल्ड को अलाइन करने का काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, सेंटर रेक्टेंगल। ये तो सिंपल है, ये कोई भी कर सकता है सेंटर रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पे हम एक कमांड अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया और एक यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। अब ये देखने वाली बात ये है कि थोड़ा हमें पास कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के बेस पर ही हम किसी भी मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे रैंडम नंबर्स और रैंडम कहें कि डायमेंशन हम नहीं दे सकते हर बार। और हमारे पास कभी कभी डायमेंशन होते हैं जो 2D हमें मिल जाता है, उसके रिगार्डिंग भी हमें डिज़ाइन में मॉडल क्रिएट करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा डिज़ाइन से रिलेटेड। डिज़ाइन दरअसल देखिए कुछ है नहीं, बस डिज़ाइन जैसे कि जो लोग पढ़ाई किए हैं, जैसे कई कोर्स आ रहे हैं आजकल, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन जो मान लो कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है जिनको, तो वो डिज़ाइन को बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट समझते हैं। जैसे कि डिज़ाइन यानी कि पता नहीं क्या होगा। किसी को कह दो ये डिज़ाइन इंजीनियर हैं, तो उनके सामने काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो एज ए फ्रेशर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो होपलेस हो जाते हैं कि अरे यार ये डिज़ाइन इंजीनियर है, ये डिज़ाइनर है, उनके सामने कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है। आप सिंपल समझना, वो एक कंपनी के एम्प्लॉय ही है आपकी तरह, पर हाँ उनका काम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, आपका काम हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो ज़्यादा घबराने का बात नहीं है। अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हो और आप बिल्कुल फ्रेशर हो, एक हेल्पर भी हो, तो आप मेरी दो बातें ध्यान रखना हमेशा। डिज़ाइन क्या है मेरे नज़र में, मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। मेरे नज़र में डिज़ाइन है इमेजिनेशन एंड कैलकुलेशन। अगर आप ये दो बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप इन फ्यूचर डिजाइनर बन सकते हैं भविष्य में कभी भी। जैसे कि इमेजिनेशन यानी जो चीज हमें बनाना है उसका इमेज हमारे माइंड में होना चाहिए। कैलकुलेशन, वो कितना लंबा कितना चौड़ा बनना चाहिए। तो यही मैं आपको एक कहें कि हुक दे रहा हूँ या फिर कीवर्ड दे रहा हूँ कि इमेजिनेशन एंड कैलकुलेशन ही एक डिजाइन है, और डिजाइनर के रोल आप प्ले कर सकते हो तब भी जब आपके इमेजिनेशन सही हो और कैलकुलेशन सही हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो ये बूस्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं एक डबल क्लिक करूंगा और मुझे एक डायमेंशन लेना होगा बूस्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ से मैं इसका डायमेंशन दे दूंगा 42 का, क्योंकि मैं टूल रूम में काम करता हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पर कितने डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है और उसका कैलकुलेशन क्या होगा। मैं एक डायमेंशन दे दिया 42 का, जो कि मेरा बूस्ट का कॉलर का डायमीटर होने वाला है 42। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, पर साइड 3 mm छोड़कर मैं एक डायमेंशन और लूंगा जो कि होगा 36 का। तो मैं इसका जो डायमेंशन है उसका 36 कर देता हूँ। मैं अब इसका 36 कर दिया। सॉरी, देखता हूँ एक बार 36 उठाया है नहीं, फिर से करते हैं 36। और हमने दो डायमेंशन सेट कर दिया। अब एक हमें ये सेट करना है, ये तो हमारा कॉलर का हो गया। पर साइड 3 mm लिया हूँ, इसलिए हमने 6 इसमें से माइनस कर दिया 42 में से, तो 36 हो गए। अब 36 में से भी हमें 4 mm पर साइड एक वॉल क्रिएट करना होता है, जिसके अंदर हमारा पिलर स्लाइड करता है और चलता है। तो अगर हम 8 mm और कम करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 28, यानी 28 mm के डायमीटर का एक और हमें सर्कल क्रिएट करना होगा।
मैं इसे 1-2 सर्कल से भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं 3 लिया क्यों हूँ, आप लोगों को कुछ और दिखाना और समझाना चाहता हूँ, ताकि आप जितना ही ज़्यादा कमांड में डिस्कस करूँगा उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरा पर्पस ये है कि आपको सिखाना और आपको समझाना, ताकि आप अच्छे से किसी चीज़ को कर पाओ। तो अब ये हमारा 3 सर्कल है, मैं तीनों को चाहता तो एक ही जगह बना सकता था, लेकिन यहाँ पे एक और कमांड डिस्कस करना था, इसलिए मैं इसको अलग अलग बनाया हूँ। अब ये 3 मान लो हम सर्कल अलग अलग बना दिए, अगर मैं एक जगह पर भी बनाता और ये पॉइंट थोड़ा भी आगे पीछे इधर उधर हो जाता तो हमारा सारा डायमेंशन बिगड़ जाता। तो अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ से मैं एक कमांड लूंगा जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट करके। आप सी प्रेस करके भी इस कमांड को ओपन कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट करके एक आ जाएगा कमांड। अब यहाँ पे आपको एक सामने को ना कोसेंट्रिक करके कमांड है, ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ से क्लिक करके अब हमें क्या करना है, ये तीनों जो सर्कल है इसको एक सेंटर पे लाना है। तो उसके लिए हम कोसेंट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कमांड का। तो मैं इस वाले कहें कि एक तरह से स्केच या कर्व ही कह सकते हैं इसे, इस कर्व या सर्कल को मैं सिलेक्ट किया। दूसरे नंबर पर आकर अब ये वाले सर्कल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसके सेंटर पर ये आ गया है। हम जिसको सिलेक्ट करेंगे ना वो उसके सेंटर पे ही जाएगा। जैसे कि मान लो मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लिया और दूसरे नंबर पे मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, तो ये देखो ये यहाँ पे आके इसके सेंटर में मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 आके सेंटर अपना ले चुका है। फिर से एक बार पीछे जाते हैं और इसको ट्राई करते हैं ये। अब जैसे कि मान लो ये वाला मैं एक पहले यहाँ से कमांड ओपन करते हैं, वो सेंट्रिकल और रेडी है सॉरी, और यहाँ पे मैं दूसरा कमांड ये वाला क्लिक करता हूँ, तो ये देखो आपके सामने यहाँ पर आ गया है। अब फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर दूसरे नंबर पर जाकर इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये तीनों एक सेंटर पे आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना है फिनिश, क्योंकि हमने डायमेंशन ऑलरेडी दे दिया है। फिनिश करने के बाद अब मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ से जाऊँगा एक्सट्रूड पर। एक्सट्रूड पर जाने के बाद ये वाले को सिलेक्ट करूँगा। अब हमें देखना है कि डायमेंशन देना कितना है, तो इसमें 6 mm का कॉलर भी होता है और 50 mm का ऑलमोस्ट हमारा बूस बनता ही है। उससे कम का तो बनता ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कम का भी बनता है, तो हम 50 mm का लेके चलेंगे। हम ड्रैग करके भी डायमेंशन सेट करते हैं, और नहीं तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे कि देखो हमने 50 का दे के इंटर किया, तो 50 mm का हमारे सामने एक सिलेंडर बनके तैयार हो गया। इस सिलेंडर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नन पे करके अप्लाई कर देंगे, ताकि ये कमांड हमारा क्लोज ना हो, क्योंकि और चीज़ें बनानी है। तो यहाँ से मैं नीचे वाले पे सिलेक्ट करूँगा, ये रीजन बाउंड्री पे सिलेक्टेड रहता है, तो आप रीजन बाउंड्री कर्व पर इसे सिलेक्ट कीजिए। कनेक्टेड या सिंगल कर्व भी आप कर सकते हैं, लेकिन रीजन बाउंड्री में क्या करता है, उस कर्व से बने हुए सारे बाउंड्री को सिलेक्ट कर लेता है। ये मैं यहाँ से सेलेक्ट किया। अब मुझे जितना इसका कॉलर का थिकनेस देना है वो वैल्यू मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा या ड्रैग करके सेट करूँगा। इसको मैं कर दिया इंटर 6 mm पर, तो आप देख सकते हो 6 mm पे इंटर कर दिया हूँ। तो अब यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई, तो ये हमारे सामने एक बूस्ट बन के तैयार हो गया है। इसमें और हम कुछ काम करते हैं, उससे पहले क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा यूनाइट, ये वाली ऑब्जेक्ट, और यहाँ से टूल बॉडी में इस ऑब्जेक्ट के साथ ये दोनों को कर देता हूँ ओके। क्योंकि मैं ओके इसलिए कर दिया ताकि कमांड डायरेक्ट क्लोज हो जाए, क्योंकि उसका अभी यूज नहीं था हमारे सामने। अगर यूज करना होता दोबारा तो हम अप्लाई करते। अब आप ये दोनों, सॉरी ये यूनाइट क्यों नहीं हुआ, एक बार फिर से देखता हूँ। यूनाइट पर गया, यूनाइट हो चुका है ये। बेसिकली हम इसका एक कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ व्यू पर गए, व्यू पर जाने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। ओके करने के बाद हम कलर पर जाएंगे और कोई एक प्यारा सा कलर दे देंगे, जो आपको पसंद होगा वो दे देना, और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक बुश बन के तैयार हो चुका है। ये मोल्ड का एक पार्ट है। तो अभी इसमें हमें और कुछ करना है, थोड़ा सा और काम है। तो उसके लिए मैं आपके सामने क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसमें चेम्फर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये चेम्फर पर गया और मैं यहाँ पर चेम्फर दे देता हूँ। यहाँ पे कम से कम 1 mm का तो चेम्फर देना ही है।
और शो रिजल्ट करते हैं कितना हो रहा है। हाँ, तो 1 mm का चेम्फर हम दोनों साइड अप्लाई करेंगे, यहाँ और यहाँ, और इसे अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चेम्फर दे देते हैं। यहाँ पे तो चेम्फर मैं 0.2 का या 0.5 का भी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है चेम्फर का। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब ये सीजी होता है ना, जब मतलब इसकी सरफेस फिनिशिंग की जाती है, तो यहाँ पे 3 से 5 mm के बीच में हम थोड़ा इंट्रेंस क्लियरेंस दे देते हैं, ताकि ये इंटर कर सके जिस ये बोर में ठोका जाए, या जिस होल में इसको ठोकना है या फिट करना है या बैठाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेम्फर थोड़ा डाल रखे हैं। और यहाँ पे थोड़ा रेडियस का रिक्वायरमेंट होता है, ताकि जो ये कॉलर है यहाँ इसका थोड़ा स्ट्रेंथ बना रहे और ये थोड़ा मजबूत रहे। तो यहाँ पे फिर मैं पहले चेम्फर अप्लाई कर देता हूँ। चेम्फर का कमांड हमारा ओपन है 0.5 का, और यहाँ से मैं रेडियस दे दूंगा। तो एज ब्लेंड पे जाऊंगा मैं, और एज ब्लेंड पे जाके ये वाले सर्कल को इसे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से देखता हूँ कितने का हमारा हो जाता है। 0.2 का तो कम हो रहा है, तो मैं इसे 0.5 का रेडियस दे देता हूँ यहाँ पर। कोई कोई अंडरकट भी देता है, लेकिन अपने ज़रूरत के हिसाब से लोग करते हैं। मैं रेडियस इसलिए देता हूँ क्योंकि ये कमज़ोर हो जाते हैं पिलर। मैं कई बार फिट की, सॉरी ये मेरा सिस्टम बंद हो गया था मिनिमाइज़ करने के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये जो अगर आपने यहाँ रेडियस दिया है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप मोल्ड बेस क्रिएट करो या जहाँ इसका फिटमेंट है, वहाँ पर चेम्फर जरूर देना। उस बोर में ये वाले फेस पर चेम्फर देना, ताकि ये आसानी से जाकर उसमें फिट बैठ सके। कहीं कहीं कुछ लोग डिजाइन में क्या करते हैं, और या फिर फिजिकली जो पार्ट को फिट करते हैं, वो यहाँ पे अंडरकट दे देते हैं। अंडरकट से क्या होता है कि हम कई बार देखे हैं कि जब मशीनिंग होती है, जहाँ पे ये फिट होता है उस बोर में, मशीन वाले मैन्युफैक्चरर वो चेम्फर नहीं लगा पाता है, तो इसलिए ये आसानी से बैठता नहीं है। फिर तो हम उस कंडीशन में यहाँ ही अंडरकट दिलवा देते हैं। लेकिन अंडरकट दिलवाना मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये गलत होता है, क्योंकि यहाँ इसकी मजबूती नहीं मिलती है और ये कमज़ोर हो जाता है। और जब हम इस पर प्रेस करके ठोकते हैं ना, तो जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो एक्सपीरियंस है जिनके पास काम करने का, तो वो तो सही तरीके से इसको ठोक पाते हैं। और नए लड़के जब इसको फिट करते हैं, तो इधर उधर कम ज़्यादा चोट मारते हैं और ये फिर डिसबैलेंस होकर टूट जाता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे रेडियस दे दिया हूँ, और रेडियस थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, सॉरी हाँ स्ट्रेंथ। तो इस हिसाब से हम बूस्ट को देख लो आपके सामने क्रिएट कर चुके हैं यहाँ। और थोड़ा एक काम कर सकते हैं, चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है, जब ये हमारा बूस्ट लंबा होता है, जैसे कि ये 50 mm का है, तो हमारा मशीनिंग जो होता है ना, सीजी सरफेस ग्राइंडिंग या सरफेस सेंटर लेस मशीन होता है कुछ करके, तो उसका पूरा साफ्ट अंदर तक नहीं जाता है कहीं कहीं। तो वो क्या करते हैं, पीछे तक के लिए थोड़ा रिलीव करवा देते हैं कि पीछे आप 20 mm तक रिलीव कर दो, हमारा गाइड जो एरिया रहेगा वो हमारा सरफेस फिनिशिंग रहेगा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से पहले मैं जाऊँगा एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड पर जाकर ये रीजन बाउंड्री सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ से करूँगा सिंगल कर्व। और सिंगल कर्व करने के बाद ये वाले एज को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से 6 mm ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे ड्रैग करके 20 mm तक ले जाऊँगा। यहाँ से ऑफसेट पर जाऊँगा, ऑफसेट पर जाकर सिंगल साइड ऑफसेट करके यहाँ मैं ऑफसेट कर दूंगा इसे 0.5 का, और इंटर कर दूंगा। 0.5 के ऑफसेट करके इंटर कर दिया। लेकिन जब ये बुलेन में जाओगे तो यहाँ नॉन पर है, इसे आप सब्सट्रैक्ट पर कर देना, और इस बॉडी से इसको सब्सट्रैक्ट करके शो रिजल्ट कर देना। आप देख पाओगे कि पीछे ये 20 mm तक रिलीफ हो चुका है, जो कि आगे सरफेस फिनिशिंग चाहिए। तो अब हम यहाँ से इसे अप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा क्लियरेंस भी इसमें क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसके लिए कलर कोडिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से व्यू में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से देखो, यहाँ एक सीक्रेट है ये, कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको दिखेगा टाइप फिल्टर करके, और कुछ लिखा हुआ नहीं दिखता है। तो यहाँ फेस पर कलर कोडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है बहुत से लोगों का, लेकिन आप इसमें समझ जाएंगे कि फेस पे हम कैसे कलर कोडिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट का कलर कोडिंग बहुत आसान होता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और कलर चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ जैसा आप इस पे जाओगे फिल्टर पर, तो यहाँ से आपको फेस सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ से आपको ये फेस सिलेक्ट करके ओके करना है। फिर यहाँ जाके ज़्यादातर मामलों में H7 जो होल होता है, जिसका एक फिटमेंट होता है G6 के साथ, तो वहाँ पे हम पिंक कलर ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं।
तो हम पिंक कलर ही दे देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम बता सकते हैं ये जो पिंक कलर एरिया है ये हमारा सरफेस फिनिशिंग फिटिंग साइज है, ये क्लियरेंस फिट हो सकता है, तो इस हिसाब से आप कलर कोडिंग कर सकते हैं। ये जो हमने बूस्ट बनाया है इसमें काफ़ी चीज़ें समझाया है और अपने तरफ से 100% बेहतर समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अभी आपको एक और बात बता दूं, यहाँ से हम शो एंड हाइड पर जाएंगे और शो एंड हाइड पर जाने के बाद ऑल हाइड करेंगे और फिर बॉडी को प्लस करेंगे। सारा हमारा स्केच और डेटम सब कुछ जो है वो गायब हो चुका है। अब हमारे सामने पूरी ऑब्जेक्ट ही बची हुई है। अब थोड़ा इसको और चार चांद लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जाऊंगा और इसका मैं एक तरह से कलर और शाइनिंग थोड़ा बदल दिया है। ये भी हो सकता है, आप ये भी दे सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल ये दे देता हूँ। देखिए इस तरीके से आप इसके शाइनिंग को बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट।